हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोग लोकस ऑफ जेड कॉम्प्लेक्स नंबर में लोकस ऑफ जेड सीख रहे थे। तो लोकस ऑफ जेड में आपने क्या देखा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड आपको गिवन होता है, एक्स प्लस आई वाई लेते हैं, एक्स प्लस आई वाई रख के उसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद एक इक्वेशन मिलती है। उस इक्वेशन को देख करके हम लोग सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला डिसाइड कर लेते थे। कैसे बता पाते थे सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला? उसके लिए आपको बताया गया था डेल्टा फाइंड आउट किया जाए। डेल्टा अगर जीरो आता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा डज नॉट इक्वल टू जीरो, कोनिक्स को रिप्रेजेंट करता है। कोनिक्स में 4 कर्व आते हैं, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। सर्किल के लिए आपने क्या देखा, ए और बी इक्वल है, एच जीरो है। पैराबोला के लिए आपने देखा एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। एलिप्स के लिए आपने देखा एच स्क्वायर लेस देन ए बी। हाइपरबोला के केस में आपने देखा एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। इस पे हम लोगों ने कई एग्जांपल्स किए थे। आइए एक दो एग्जांपल्स और करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लीजिए आप। फाइंड आउट द लोकस ऑफ जेड इफ मॉड ऑफ जेड माइनस वन प्लस मॉड ऑफ जेड इक्वल टू वन। अगर ऐसे आपको दिया गया है तो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का लोकस क्या होगा, उसको फाइंड आउट करते हैं। आइए देखा जाए। लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। यहां पे भी हम लोगों ने जेड को क्या किया, एक्स प्लस आई वाई एज्यूम कर लिया। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब आप देखो, मॉड ऑफ जेड माइनस टू इक्वल टू वन माइनस मॉड ऑफ जेड। जेड की वैल्यू आपने पुट किया एक्स माइनस टू प्लस आई वाई इक्वल टू वन माइनस मॉड ऑफ जेड एक्स प्लस आई वाई। यहां पे आप देखो अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लेना था, अंडर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। एक्स स्क्वायर 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस 4x, 1 को आपने इधर ले आया, 3 माइनस 4x इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 3 माइनस 4x इक्वल टू दिस। अगेन होल स्क्वायर कर दिया जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। 4x स्क्वायर को आप इधर ले आते हो, 12x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इक्वल टू 0। 12x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब आप जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री से कंपेयर करते हैं। ए के प्लेस पे कितना आ रहा है 12, बी के प्लेस पे कितना आ रहा है माइनस 4, एच के प्लेस पे कितना आ रहा है 0। एच कितना है भाई 0। अब आप यहां पे देखो एच स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन ए बी आएगी। एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, ए बी क्या है निगेटिव। एच स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन ए बी आपको मिल रही है। इस केस में आप कह सकते हैं लोकस ऑफ जेड in this case you can say locus of z is hyperbola। z पॉइंट का जो लोकस होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। तीन एग्जांपल्स में आपने क्या देखा, हम लोगों ने वैल्यू को पुट किया, सिंप्लीफाई किया, आंसर ला दिया। अब इन्हीं क्वेश्चंस को अगर एग्जाम में आपको बिना सॉल्व किए आंसर बताना चाहते हैं तो कैसे बताएंगे, उसके लिए आओ देखते हैं।
मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन अपान जेड माइनस जेड टू इक्वल टू के। हमने कल फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इस पैटर्न पे किया होगा। तो दोनों ही क्वेश्चन में आपने देखा होगा, एक में हमने के की वैल्यू को 2 लिया था तो जेड पॉइंट का लोकस सर्किल आ गया था। सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों ने के की वैल्यू को 1 लिया था तो जेड पॉइंट का जो लोकस था स्ट्रेट लाइन आ गया था। यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, Z1, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कुछ भी हो सकता है। इस पैटर्न पे अगर क्वेश्चन लिखा हो मॉड ऑफ Z माइनस Z1 अपान Z माइनस Z2 इक्वल टू के, जैसे ही आपने देखा मॉड ऑफ Z माइनस Z1 अपान Z माइनस Z2 इक्वल टू के पैटर्न पे क्वेश्चन दिया गया है, आपको Z का लोकस फाइंड आउट करना है, तो आप K को देखो, K की वैल्यू क्या दी गई है। फर्स्ट स्टेप आप देखिए, इफ K इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे K 0 है तो Z पॉइंट का जो लोकस होगा एक पॉइंट को बताएगा। इफ K इक्वल टू 0, लोकस ऑफ Z इज ए पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इफ K इक्वल टू 1, लोकस ऑफ Z इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर K 0 है तो Z पॉइंट का जो लोकस होगा एक पॉइंट को बताएगा। यहीं पे अगर K की वैल्यू को हम लोग 1 लेते हैं, लोकस ऑफ Z जो है स्ट्रेट लाइन को बताएगा। और अगर यहीं पे आपने देखा इफ K डज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1, 0 और 1 के अलावा K की वैल्यू को आप कुछ भी ले लेते हैं तो Z पॉइंट का जो लोकस होगा ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। लोकस ऑफ Z इज ए सर्किल। देखो भाई, अगर K की वैल्यू 0 है तो Z पॉइंट का जो लोकस आएगा एक पॉइंट को बताएगा। K की वैल्यू 1 है तो Z पॉइंट का लोकस जो है स्ट्रेट लाइन को बताएगा। और K की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 है, इन दिस केस आप कह सकते हैं लोकस ऑफ Z जो आएगा एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने इस टाइप से किया था। अगर आप देखिए कॉपी में आर्गुमेंट वाले पैटर्न किया था तो वहां देखिए आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपान Z माइनस Z2 इक्वल टू K। आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपान Z माइनस Z2 इक्वल टू K के पैटर्न पे क्वेश्चन आता है और फिर आपसे कहते हैं फाइंड आउट द लोकस ऑफ Z। तो कल आपने देखा था एक क्वेश्चन हमने π/4 लिया था, सेकंड में π/2 लिया था, सर्कल आया था। यहाँ पे Z1 Z2 के प्लेस पे आप कुछ भी ले सकते हो। Z1 Z2 पे क्या लिखा उससे मतलब नहीं है, इस पैटर्न का क्वेश्चन है। आप K को चेक करो, K की वैल्यू क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इफ K इक्वल टू 0 या पाई, अगर यहाँ पे K की वैल्यू 0 या पाई गिवन होगी तो आप देखेंगे Z पॉइंट का जो लोकस आता है ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर K की वैल्यू 0 होगी या पाई होगी तो आप कह सकते हैं लोकस ऑफ Z इज ए स्ट्रेट लाइन। और यहीं पे आपने देखा K डज नॉट इक्वल टू 0 एंड पाई, तो लोकस ऑफ Z इज ए सर्किल। अगर K की वैल्यू 0 या पाई है तो Z पॉइंट का जो लोकस होगा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। K की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 या पाई होगी तो Z पॉइंट का जो लोकस होगा सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। नोट कर लिया। अब यहाँ पे एक बात आप बहुत ध्यान से समझिएगा, इस स्टेप पे एक बात आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी। देखो जैसे मान लो आर्गुमेंट वाला क्वेश्चन है, आर्गुमेंट के केस में ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है और पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। मान लेते हैं एक ऑप्शन स्ट्रेट लाइन है, दूसरा ऑप्शन पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया है। तो इस क्वेश्चन में बेस्ट आंसर आप टिक करोगे पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। वैसे ही सर्किल पार्ट ऑफ सर्किल दिया गया हो तो बेस्ट आंसर हम टिक करते हैं पार्ट ऑफ सर्किल। भाई एक लाइन ये आपको दी गई है, इस लाइन का छोटा सा सेगमेंट ले लें, ये भी तो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर ऑप्शन में पार्ट ऑफ लाइन ना दे करके, पार्ट ऑफ सर्किल ना दे करके लाइन और सर्किल ऑप्शन में दिया है तो आप उसको टिक कर देंगे। लेकिन लाइन के साथ पार्ट ऑफ लाइन भी अगर ऑप्शन में दिया गया है तो बेस्ट आंसर आपका
पार्ट ऑफ लाइन या पार्ट ऑफ सर्किल आर्गुमेंट के केस में होता है, अदर केसेज में कहीं नहीं होता है। लेकिन जब भी आर्गुमेंट का क्वेश्चन आता है तो वहां पे आप देखोगे आपको पार्ट ऑफ लाइन या पार्ट ऑफ सर्कल मिलता है। जैसे अब देखो यहां पे क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर के की वैल्यू को हम 0 और पाई ले लेते हैं, अगर यहाँ पे के को 0 या पाई रखते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। Z1 और Z2 जो होंगे टू फिक्स्ड पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। Z1 Z2 टू फिक्स्ड पॉइंट होंगे, Z पॉइंट का जो लोकस होगा स्ट्रेट लाइन आएगा। Z1 और Z2 दो फिक्स्ड पॉइंट्स होंगे, Z पॉइंट का लोकस क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। यहां से जाने वाली लाइन को ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट कर देगा। इस लाइन में अगर k की वैल्यू को आपने पाई लिया, अगर k को आप पाई लेते हैं यहाँ पे, ये Z1 Z2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को रिप्रेजेंट करता है। समझ में? अगर हम दिस इक्वल टू पाई लेते हैं तो Z1 और Z2 जो दो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं उन 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर यहीं पे आपने k को 0 ले लिया तो ये Z1 पॉइंट्स के लेफ्ट की लाइन को या Z2 पॉइंट्स के राइट वाली लाइन को रिप्रेजेंट करता है। k को अगर आप 0 लेते हैं तो Z1 के लेफ्ट Z2 के राइट वाली लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। k की वैल्यू को आप पाई लेते हैं तो Z1 Z2 पॉइंट्स की लाइन को मिलाने वाली लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इस केस में सर्किल के केस में भी क्या होता है भाई, Z पॉइंट का लोकस एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। सर्किल में कहीं पे Z1 और Z2 2 पॉइंट्स दिए गए होंगे, उन 2 पॉइंट से ड्रा करने वाली लाइन ड्रा कर दीजिए आप। Z1 Z2 दो पॉइंट्स होंगे कर्व में सर्किल क्वेश्चन में, उन 2 पॉइंट जाने वाली एक लाइन को ड्रा कर दीजिए। अब यहां पे देखिए अगर k की वैल्यू लेस देन पाई बाई 2 है, इफ k लेस देन पाई बाई 2, अगर k की वैल्यू पाई बाई 2 से छोटी है तो Z1 Z2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी। 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, एक पार्ट छोटा होगा, दूसरा पार्ट बड़ा होगा। अगर k की वैल्यू इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगी, k इक्वल टू पाई बाई 2, ये लाइन डायमीटर हो जाएगी, सर्किल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। k की वैल्यू पाई बाई 2 से छोटी होगी या पाई बाई 2 से बड़ी होगी तो सर्किल को 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेगा, दोनों के लूप अलग अलग आएंगे। तो आप देख रहे हैं अगर k लेस देन पाई बाई 2 है तो हम सर्किल के बड़े वाले लूप को सेलेक्ट करेंगे। अगर k लेस देन पाई बाई 2 है तो पार्ट ऑफ सर्कल में हम लोग सर्किल का जो बड़ा वाला लूप होगा उस लूप को हम सेलेक्ट करेंगे। अब इस लूप में किसी भी पॉइंट्स पे आप देख लो, ये एंगल जो भी आपका बनेगा हमेशा पाई बाई 2 से स्मॉल आएगा। हमेशा आप देखिए एंगल पाई बाई 2 से स्मॉल आएगा, यानी कि जब k की वैल्यू पाई बाई 2 से बड़ी होगी तो वहां पे सर्किल के बड़े वाले लूप को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। और अगर यहीं पे k की वैल्यू ग्रेटर देन पाई बाई 2 आती है तो फिर हम लोग सर्किल के छोटे वाले लूप को सेलेक्ट करेंगे। अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन पाई बाई 2 आती है तो सर्किल के स्मॉलेस्ट लूप को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कोई भी एंगल आप बना के देख लीजिए, इस एंगल की वैल्यू जो भी आती है ये एंगल हमेशा पाई बाई 2 से ग्रेटर आता है। एंगल पाई बाई 2 से बड़ा होगा, स्मॉलेस्ट लूप को सिलेक्ट करेंगे। एंगल की वैल्यू पाई बाई 2 से छोटी होगी तो हम लोग बड़े वाले लूप को सेलेक्ट करेंगे। ये आपको समझ में आ गया? कहीं भी आर्गुमेंट वाला क्वेश्चन आता है तो आप सीधा k को देखो, k की वैल्यू 0 या पाई है तो लोकस ऑफ z स्ट्रेट लाइन होता है, वहां पे बेस्ट आंसर होता है पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। पाई गिवन है k की वैल्यू, तो Z1 Z2 दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहीं पे k की वैल्यू को हम 0 लेते हैं तो Z1 के लेफ्ट या Z2 पॉइंट्स के राइट वाली लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। 0 पाई के अलावा k की वैल्यू कुछ भी लेते हैं तो आर्गुमेंट के केस में Z पॉइंट का जो लोकस आता है ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर देता है। वहां पे हम देखते हैं k की वैल्यू लेस देन पाई बाई 2 होती है तो सर्किल के जो है बड़े वाले लूप को सेलेक्ट करेंगे। k की वैल्यू पाई बाई 2 से बड़ी होगी तो उस केस में हम लोग सर्किल के छोटे वाले लूप को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट देखने के पहले आइए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ग्राफिकल मेथड में क्वेश्चन का कितना इंपॉर्टेंट है। अगर इस पॉइंट्स को हमने बताया, अभी देखिए अगर ये पॉइंट्स का आइडिया ना होता तो क्या ये क्वेश्चन आप कर पाते? अब आप देख के फिर बताइए। ये हमने दिया, फाइंड आउट द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशन। फर्स्ट हमने दिया आर्गुमेंट ऑफ z माइनस वन अपन जेड माइनस टू इक्वल टू पाई बाई फोर। सेकेंड आपको दिया हमने आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू पाई बाई थ्री। अब यहाँ पे देख करके इसके सोल्यूशन बताने, भाई कितने सोल्यूशन आएंगे। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक पैर सर्किल आ जाएगा। अब ये सर्किल और लाइन एक दूसरे को कितने पॉइंट्स पे कट करेंगे? भाई सर्किल और लाइन जितने पॉइंट्स पे एक दूसरे को कट करते हैं उसको उतने ही सोल्यूशन मिलते हैं। आप पहले इक्वेशन निकालते हैं। आर्गुमेंट ऑफ z माइनस वन अपॉन जेड माइनस टू इक्वल टू पाई बाई फोर। आप क्या लिख सकते हैं? आर्गुमेंट ऑफ z माइनस वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ z माइनस टू इक्वल टू कितना? पाई बाई फोर। z को x प्लस आई वाई ले लेते हैं, तो z की वैल्यू आप रखेंगे आर्गुमेंट ऑफ x माइनस वन प्लस आई वाई माइनस आर्गुमेंट ऑफ x माइनस टू प्लस आई वाई इक्वल टू पाई बाई फोर। अब देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट लिखना है, तो आप सबको आइडिया आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट इक्वल टू पाई बाई फोर। ये आपने लिखा। अब आपने देखा भाई tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो आप लिखेंगे tan इनवर्स x माइनस y अपॉन वन प्लस x इंटू वाई। याद देखो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो आपने देखा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू पाई बाई फोर। अब अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एक्स वाई माइनस टू वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई, देख लो आप लोग, एक्स वाई माइनस टू वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई अपन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। यहाँ पे भी आप एलसीएम लेते हो, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही आएगा, कैंसिल हो जाएगा, tan पाई बाई फोर इधर ले आइए, वन हो गया। एक्स सबको उधर ले जाइए, तो ये आपने देखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस वाई, माइनस वाई को उधर ले गया प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस वाई, माइनस वाई उधर गया प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू कितना आ गया? जीरो। अब आप देखो भाई ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए और बी आपस में इक्वल है, एच जीरो है, तो जेड पॉइंट का जो लोकस यहाँ पे आया, तो जेड पॉइंट का लोकस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक पॉइंट आप देखिए यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा। अब
अभी आपने कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ी हुई है, तो जैसे कहीं पे कोई सर्किल दिया गया होता है, सर्किल का सेंटर और रेडियस कैसे निकालते हैं उसके लिए आपको हम आइडिया देते हैं। देखिए जनरल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल फॉर्म। अगर जनरल फॉर्म में सर्किल इक्वेशन लिखने के लिए कहा जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म में सर्किल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इस टाइप के सर्किल का अगर आप सेंटर देखते हो, इसका सेंटर आएगा माइनस जी कामा माइनस एफ, और रेडियस आती है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। कहीं भी आप देखिए जनरल फॉर्म में सर्किल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इस टाइप के सर्किल का जो सेंटर होगा माइनस जी माइनस एफ, रेडियस होती है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यहाँ पे आइए, ये जनरल फॉर्म में सर्किल इक्वेशन लिखी गई है। इस इक्वेशन से अगर आप कंपेयर करते हो तो 2gx, तो g के प्लेस पे कितना आएगा -3/2, f के प्लेस पे 1/2, c के प्लेस पे कितना 2। आपने देखा 2gx, 2g के प्लेस पे -3, g की वैल्यू -3/2, f की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू 2। सेंटर की बात करते हैं अगर हम सर्किल का 3/2 माइनस 1/2। रेडियस की बात करते हैं अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। तो आप देखो इसको क्या लिख सकते हो 9/4, 10/4, 5/2, 1/4। देखो यहाँ पे 5/2 इसको आप लिखेंगे -2, तो 4/4 यहाँ पे ले जाएंगे 2 जा 4, 1/√2, तो रेडियस आप लिख सकते हैं 1/√2। इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट अगर आप देखेंगे 0.707 के लगभग आ जाती है। ये एक सर्कल आ गया। इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू π/3, सेकेंड इक्वेशन, ये तो फर्स्ट इक्वेशन आपने सिंप्लीफाई कर लिया। सेकेंड आप देखो आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू π/3, तो आप सब जानते हैं tan इनवर्स y अपॉन x इक्वल टू π/3, y अपॉन x इक्वल टू tan 60 √3, y इक्वल टू √3x, y इक्वल टू √3x। ये दो इक्वेशन आपने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन में आपसे कहा गया था फाइंड आउट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस टू इक्वेशन। इस इक्वेशन को कितने सॉल्यूशन मिलेंगे ये आपको बताना होगा। अब हमने कहा भाई फाइंड आउट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो आपको देखने से एक आइडिया लगता है यार एक सर्कल है, एक लाइन है, दोनों को ड्रा कर देंगे, जितने पॉइंट्स टच करेंगे कट करेंगे उतने सॉल्यूशन मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। इस सर्किल का सेंटर कितना आया 3/2 कामा -1/2, x की वैल्यू 3/2, y की वैल्यू -1/2 किस क्वाड्रेंट में आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। सेंटर x 3/2, y की वैल्यू -1/2, तो सेंटर हम कहां पे लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। रेडियस कितनी आ रही है 0.707। अब देखो ये लेंथ 0.5 है, 1/2, y कोऑर्डिनेट कितना है 1/2, 1/2 माइनस का मतलब नीचे, लेकिन 1/2 मतलब 0.5, रेडियस 0.7, मतलब सर्किल रेडियस जो आपकी आ रही है इससे क्या है तो मतलब सर्किल इसको क्या करेगा कट करेगा। तो ये आपने फिगर कुछ ऐसा बना दिया, ये आपने एक फिगर बना दिया, सर्किल आपने कुछ ऐसा बना दिया भाई। सेंटर 3/2 माइनस 1/2 और रेडियस जो आपकी थी कितनी आई थी 0.7 आ रही थी, तो ये इसको कट करेगा। ये पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 1, ये पॉइंट आपका कितना हो जाएगा 2।
अब देखो यहां पे ये एंगल जो आपको दिया गया था π/4, एंगल जो π/4 है π/2 से छोटा है कि π/2 से बड़ा है। अब आपने देखा जो एंगल है π/4 π/2 से स्मॉल आपको दिया गया है। जब π/2 से स्मॉल एंगल दिया गया होगा तो सर्किल का कौन सा लूप आप लेंगे? बड़ा वाला लूप लेंगे। जब भी एंगल π/2 से स्मॉल होता है तो हम लोग सर्किल का बड़ा वाला लूप लेते हैं। ये बन गया आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू π/3। ये जो है y इक्वल टू √3x लाइन मिली, y इक्वल टू √3x लाइन मिली, तो y इक्वल टू √3x लाइन आपकी कुछ ऐसे बन जाएगी। अब आप बताओ क्या ये दोनों ही लाइन सर्किल और लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट्स पे टच या कट कर रहे हैं? नहीं, दोनों ही एक दूसरे को टच या कट नहीं कर रहे हैं। तो इसको कितने सोल्यूशन मिलेंगे? 0। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने आ जाएंगे? 0। नो सोल्यूशन, या आप बोल सकते थे 0 सोल्यूशन। इस बात को आइए थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन करते हैं आपको कि आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू π/3 जब लेते हैं तो y इक्वल टू √3x लाइन ऐसे ही क्यों होती है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में आपको सिखाते हैं। आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू π/3, y इक्वल टू √3x। तो जैसी बात आई y इक्वल टू √3x, तो आपने देखा भाई आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू π/3, y इक्वल टू √3x। तो बहुत से बच्चों को लगता है कि y इक्वल टू √3x लाइन तो ऐसे बना देना चाहिए। भाई यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है तो 60 डिग्री π/3 एंगल्स बनाते हुए इस लाइन को ड्रा कर देना चाहिए था। लेकिन आर्गुमेंट में जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ा रहे थे, हमने आपको डिस्कस किया था प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z हमने डिस्कस किया था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, चारों के लिए अलग अलग केस लिया था। यहाँ पे जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z π/3 हम ले रहे हैं, ये π/3 कहां पे पाया जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाया जाएगा। और जिस समय ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाया जाता है तो उस समय आपको आइडिया लग जाता है भाई x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। ये जो प्रिंसिपल वैल्यू π/3 आपने देखा, तुरंत उससे आइडिया लग गया कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा किस क्वाड्रेंट पाया जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट पाया जाएगा। x पॉजिटिव, y पॉजिटिव। x ग्रेटर देन 0, डिनोमिनेटर में x है, x की वैल्यू को हम 0 नहीं ले सकते हैं, x की वैल्यू को हम 0 नहीं ले सकते हैं, इसलिए 0 पे हम एरो लगा देते हैं। और इस ग्राफ को हमको कहां पे लेना होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ को लेना होता है। इस ग्राफ को हमें कहां पे लेना होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ को लेना होता है, इसलिए इस पैटर्न पे इस ग्राफ को हम बनाते हैं। तो आइडिया लगा होगा आप लोग को। इसी पे एक दो पॉइंट्स और देखते हैं। मान लीजिए अभी हमने आपको दिया होता आर्गुमेंट ऑफ z लेस देन आर इक्वल टू π/3, आर्गुमेंट ऑफ z लेस देन आर इक्वल टू π/3। तो आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू π/3 लाइन आपने ड्रा कर दिया। लेस देन, तो लेस देन का मतलब उससे नीचे है, तो नीचे का मतलब ऐसा नहीं कि आप पूरा लेके चले जाएंगे, रियल एक्सिस तक। ये मेजरमेंट हम कहां से लेते हैं? रियल एक्सिस से। तो आर्गुमेंट ऑफ z लेस देन आर इक्वल टू π/3, तो रियल एक्सिस से आप देखेंगे तो ये एंगल आपका कुछ ऐसा मिलता चला जाएगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर देगा? आर्गुमेंट ऑफ z लेस देन आर इक्वल टू π/3 को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट प्लेन आप रिप्रेजेंट करो। ये प्लेन दिया हमने,
पाई बाई 6 लेस देन आर इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड लेस देन आर इक्वल टू पाई बाई 3। हमने कहा भाई इस प्लेन को आपको ड्रा करके दिखाना है। तो आपने देखा भाई रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू पाई बाई 6। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू पाई बाई 6 की बात करते हैं, ये लाइन आपको मिल जाएगी, यहां से पाई बाई 6 का एंगल बनाएगी। आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू पाई बाई 3, ये लाइन मिल जाएगी भाई, ये एंगल कितने का बनाएगा, पाई बाई 3 का, ये एंगल कितने का हो जाएगा, पाई बाई 6 का। ये ऐसा आपने बना दिया। अब इन्होंने कहा पाई बाई 6 से ग्रेटर, पाई बाई 3 से स्मॉल, पाई बाई 6 से ग्रेटर, पाई बाई 3 से स्मॉल। तो आपने क्या किया, पाई बाई 6 से ग्रेटर ले लिया और पाई बाई 3 से स्मॉल ले लिया। तो ये जो शेडेड पोर्शन है, ये जो शेडेड पोर्शन है, इस इनइक्वालिटी को क्या करेगा, रिप्रेजेंट कर देगा। तो लोकस ऑफ जेड में हमने 2 पॉइंट्स आपको डिस्कस किया। पहला मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन वाला, सेकंड मॉड ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट का। फर्स्ट केस में हमने मॉडुलस वाला, सेकंड आर्गुमेंट वाला। थर्ड पॉइंट आप देखिए, लोकस ऑफ जेड में थर्ड पॉइंट आप देखिए, इस पैटर्न पे क्वेश्चन लिखा हो और आपसे कहा जाए फाइंड आउट द लोकस ऑफ जेड। इस पैटर्न पे भी देखिए हमने आपको 3 क्वेश्चन कराया था, 2 क्वेश्चन कल कराया था पिछले वीडियो में और 1 क्वेश्चन आज के वीडियो में। आप देखिए जैसे ही आपने इस टाइप का क्वेश्चन दिखा तो Z1 Z2 की वैल्यू क्या है उसको आप देख लो, फिर आप क्या करो, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 फाइंड आउट करो। क्या निकालेंगे, मॉड के अंदर Z1 माइनस Z2। If k greater than mod of Z1 minus Z2, locus of Z is ellipse. If k greater than mod of Z1 minus Z2, locus of Z is ellipse. अगर k की वैल्यू mod Z1 minus Z2 से ग्रेटर है तो Z पॉइंट का जो लोकस है एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। यहीं पे आपने देखा k इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, locus of Z is straight line. If k less than mod of Z1 minus Z2, locus of Z is hyperbola. Locus of Z is hyperbola. K greater than mod of Z1 minus Z2, locus of Z is ellipse. K equal to mod of Z1 minus Z2, locus of Z straight line को, K less than mod of Z1 minus Z2, तो locus of Z किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। इस पे आप देखेंगे हमने 3 एग्जांपल्स कराए थे, तीनों को आप मैच करा के देखिए क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, एक पॉइंट और देखिए यहाँ पे, अगर मान लो कहीं पे ऐसा लिखा हो मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर, मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ होता है तो आप समझ जाओ जेड पॉइंट का जो लोकस आएगा ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर लिखा होता है तो लोकस ऑफ जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्कल को। तो जेड पॉइंट का जो लोकस होगा, लोकस ऑफ जेड इज सर्किल। अच्छा, इस सर्किल का जो सेंटर होगा उसको जेड नॉट पॉइंट रिप्रेजेंट करता है और सर्किल की जो रेडियस आएगी उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं भी आपने देखा मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर, तो जेड पॉइंट का जो लोकस होगा एक सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। इस सर्किल का जो सेंटर होता है जेड नॉट पॉइंट होगा, रेडियस कितना होगा, आर होगा। तो ये आपने लोकस में देखा कि बिना सॉल्व किए कैसे आंसर आप बता सकते हो। आपने इक्वेशन देखा, देखते ही आप उसके इक्वेशन के कर्व को आप बता सकते हो कि भाई सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाइपरबोला को या स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ये दो कर्व हमने दे दिया, π/6 लेस देन आर्गुमेंट ऑफ z लेस देन आर इक्वल टू π/3। सेकेंड हमने दे दिया मॉड ऑफ z इक्वल टू 1। अब आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं फाइंड आउट द एरिया, फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय ये जो दो कर्व आपको दिए गए हैं, इन दोनों के द्वारा बाउंडेड कर्व का एरिया आपको बताना होगा। फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व। अब देखो भाई, अभी हमने आपको डिस्कस किया कि π/6 लेस देन आर आर्गुमेंट z लेस देन आर इक्वल टू π/3। ये हमने डिस्कस किया कि भाई ये है तो π/6 से ग्रेटर होगा, π/3 से स्मॉल होगा। तो ये आपने π/6 वाली लाइन बनाया, π/3 लाइन बनाया, इनके बीच का प्लेन आपने ले लिया। तो ये एंगल कितना था π/6, ये कितना था π/3, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा π/6। ये एंगल कितना हो जाएगा π/6। मॉड ऑफ z इक्वल टू 1, मॉड z इक्वल टू 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर्किल को। इस सर्किल का सेंटर कितना आएगा 0,0, रेडियस कितनी आएगी 1। भाई आप कंपेयर करेंगे मॉड z माइनस z नॉट इक्वल टू r से, तो सेंटर 0 0 रेडियस 1, सेंटर 0 0 रेडियस 1, ये आपने ड्रा कर दिया। अब इनके द्वारा बाउंडेड फिगर अगर हम बात करें, ये शेडेड पोर्शन आएगा, इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो किसी भी सर्कुलर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? r² / 2 इंटू थीटा। कहीं भी कोई भी सर्कुलर सेक्टर दिया गया हो, उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? r² / 2 इंटू थीटा। r कितना है 1/2, थीटा कितना है यहाँ पे π/6। अब देखो भाई, टोटल एंगल कितना था π/3, ये एंगल कितना था π/6। तो π/3 में π/6 अगर आप माइनस करते हो तो कितना आ जाएगा π/6 आ जाएगा। तो सर्कुलर सेक्टर का एरिया आ गया r² / 2 इंटू थीटा। तो आप लिख सकते हो π/12 स्क्वायर यूनिट। ये एरिया का फॉर्मूला कैसे आया? r² / 2 थीटा, ये फॉर्मूला कैसे आया? तो आप सब जानते हैं कोई भी सर्किल जो होता है, एक सर्कल सेंटर पे कितने का एंगल बनाता है? 2π का एंगल बनाता है। अगर सर्किल 2π का एंगल बनाता है तो उसका एरिया कितना होता है πr²। यूनिट एंगल बनाएगा तो उसका एरिया कितना हो जाएगा πr² / 2π। अगर यही सर्कल सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा होगा, एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा πr² / 2π मल्टीप्लाइड बाई थीटा। तो आपने कैंसिल किया r² / 2 इंटू थीटा। तो सर्कुलर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है r² / 2 थीटा। कल के वीडियो में और आज के वीडियो में हमने लोकस ऑफ जेड की थियरी डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लोकस ऑफ जेड की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, इन पे और अच्छी प्रॉब्लम्स कराएंगे, तब इनके अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज आप इतना कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं।